पाकिस्तान अयूब खान से लेकर अब असीम मुनीर तक एक ऐसा मुल्क है जहां एक मुल्क के पास फौज नहीं है पर एक फौज के पास मुल्क है। 24 जनवरी 1972 को मुल्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं और उसमें उन्होंने दो फैसले लिए कि एक, अगर हमको घास भी खाना पड़े तो हम परमाणु बम किसी भी तरह से अख्तियार करेंगे, और दूसरा कि हम भारत को प्रॉक्सी वॉर के जरिए कमज़ोर करने की कोशिश करें। 95 तक वो पंजाब में आतंकवाद की लहर चली, 90 में उन्होंने उसको जम्मू कश्मीर में स्केल कर दिया, 2001 आते आते उसका फैलाव पूरे भारत में करने की उन्होंने कोशिश की। IC-814 का अपहरण हुआ, भारत की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए 2005 में, 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ। मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अपने डीएनए में इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। तो जिस तरह अंतोनियो ग्रामची ने कहा था that the old order is dying but the new one struggles to be born, and so we are in the age of monsters. डू यू एक्चुअली थिंक कि अमेरिकन पावर जो थी वो आज की तारीख में गिर रही है? सामरिक परिस्थिति है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। और आज भी अगर आप सैनिक क्षमता की बात करें, वो पावर डिफरेंशियल साफ से दिखाई देता है। पर अमेरिका वो जो बोझ था 1945 से वो उठा रहा था, उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि असीम मुनीर इज माय फेवरेट जनरल, जिस जनरल ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया था, कि हम पड़ोसी पहल की बात करते हैं पर कोई भी पड़ोसी भारत को पहले रखने की बात नहीं करता। और ये क्यों हो रहा है? आप और मैं, हम दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पे सब कोई मिलजुल कर रहे, बट अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिक्स के वजह से ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिस चीज को हम आज तक ग्लोबलाइजेशन कह रहे थे, अब वो धीरे धीरे हमें खत्म होते हुए दिख रहा है। और आज इसी चीज पे हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट पे। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे आपको भारत का पास्ट जानने मिलेगा और जानने मिलेगा दुनिया का फ्यूचर, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है मनीष तिवारी जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर है और लोकसभा में चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं उनकी नई बुक अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट के बारे में। इस पुस्तक में मनीष तिवारी जी ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दिए हैं और इस पॉडकास्ट पे हमने उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के दो मेन दुश्मन है या एनिमीज है, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। इन दोनों से ही भारत किस तरह से डील कर सकता है वो आपको इस पॉडकास्ट में जानने मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जानने मिलेगा भारत के लिए उभरती हुई जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में। ये दुनिया आज के तारीख में अड्रिफ्ट हो रही है, मतलब हर देश एक दूसरे से अलग अलग होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, और इसी सिचुएशन में उभरते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे वॉर्स। और इन वॉर्स में क्या होगा और भारत को क्या रोल प्ले करना चाहिए, आज के इस पॉडकास्ट में हमने एग्जैक्टली वही डिस्कस किया है। सो लेट्स डाइव इनटू इट इन 3, 2, 1। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। सर, हम आपकी नई बुक के बारे में आज बात करने वाले हैं एंड आपसे जानने वाले हैं कि एक ओवरऑल वर्ल्ड व्यू आपका क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें देखी है एंड जियोपॉलिटिकली दुनिया इस वक्त किस तरह से बदल रही है, उसे डिकोड करेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। और मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा के ऊपर बातचीत करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस विषय के ऊपर ध्यान देते हैं, जो शायद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला एक विषय है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, अ वर्ल्ड एड्रिफ्ट। उसका मुख्य कारण ये था कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक मैं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल,
वहाँ पे साउथ एशिया सेंटर में डिस्टिंग्विश सीनियर फेलो था। और ये वही साल थे जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुने गए थे। राइट। और एक बहुत ही अद्भुत किस्म की सरकार अमेरिका में बनी थी। और उस समय ये बहुत साफ तौर पे दिखता था कि इराक और अफगानिस्तान के लंबे युद्ध में शिरकत करके अमेरिका अपने आप को असहाय तो नहीं पर मजबूर जरूर महसूस कर रहा है। और वो ये जो कमिटमेंट्स थी उनसे निकलना चाहता था। वो प्रक्रिया तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय पे ही शुरू हो गई थी, पर उन 8 वर्षों में वो इसको पूरा नहीं कर पाए। और राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार आते आते ये बात बहुत साफ होती जा रही थी कि अमेरिका एक एग्जॉस्टेड पावर है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पहला चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़ा था कि ये जो फॉरएवर वॉर्स हैं या एंडलेस वॉर्स हैं, जो युद्ध चलते रहते हैं, उनसे अमेरिका को निकालें। तो दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बन के उभरा, पर उसके सामने सोवियत संघ खड़ा था। दुनिया दो खेमों में बट गई, वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक। और जब सोवियत संघ की समाप्ति हुई, जब बर्लिन वॉल गिरी, पूर्वी और मध्य यूरोप का जो भूगोलिक नक्शा था वो बदलना शुरू हुआ, राजनीतिक नक्शा बदलना शुरू हुआ। तो उसके बाद अमेरिका एक अकेली हाइपर पावर रह गई, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री। उस 1991 में जो अमेरिका का सफर शुरू हुआ, वो 2001 में जब हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को, उससे ये बहुत सुनिश्चित हो गया था कि दुनिया में कभी पावर वैक्यूम नहीं रहता है। तो अगर स्टेट एक्टर्स नहीं रहते हैं तो बहुत ही घिनौने किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स उस वैक्यूम को भरने के लिए अपने आप को अग्रसर करते हैं। और 2001 से लेकर 2016-17 तक वो एक प्रणाली चलती गई। $8 ट्रिलियन से ज़्यादा, $9 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफगानिस्तान और इराक में। बहुत सारे लोग उनके क्षतिग्रस्त भी हुए, एंड अ लॉट ऑफ ब्लड एंड ट्रेजर वाज एक्सपेंडेड। तो जब कोई इतना बड़ा और व्यापक मुल्क, जो सबसे बड़ा आउटसाइड बैलेंसर ऑफ पावर आज भी है दुनिया में, अपनी ग्लोबल कमिटमेंट से रिट्रीट करता है, तो वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई और शक्ति सामने आती। पर क्योंकि इसमें समय लगता है, तो एक अनिश्चितता का माहौल दुनिया में बनने की जो प्रक्रिया थी वो तब से शुरू हो गई। और फिर कोविड आ गया, और जब तक कोविड खत्म हुआ, यूक्रेन और रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। उसके अगले वर्ष ही जो हमास का आतंकी हमला था इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल ने जो सैनिक कार्रवाई की जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इस सब में जो एक पावर वैक्यूम था वो बहुत साफ तौर पे दिखाई देना शुरू हो। राइट। और इसीलिए इस किताब का नाम वर्ल्ड ड्रिफ्ट है, कि एक जो दूसरे महायुद्ध के बाद एक दुनिया का ढांचा बना था, वो दुनिया का ढांचा आज पूरी तरह से चरमरा चुका है, और नया ढांचा अभी कोई उभरा नहीं है, बना नहीं है। सो जिस तरह अंतोनियो ग्रामची ने कहा था that the old order is dying but the new one struggles to be born, and so we are in the age of monsters and that is why this book is called A World Adrift. Right.
सर इनफैक्ट जब मैं बुक पढ़ रहा था उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेंशन की थी, वो ये थी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो एक ढांचा खड़ा हुआ था जिसकी आप बात कर रहे हो वर्ल्ड ऑर्डर की, अब वो टूट चुका है एंड वर्ल्ड धीरे धीरे रिग्रेसिव स्टेट में जा रहा है, जहाँ पे हम जो कार्डिनल रिचलो का एक रीजन डेटा की जो बात होती थी, कॉन्सेप्ट था, उसके तरफ हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस कि दुनिया किस तरफ जा रही है? देखिए जैसा अभी मैं कह रहा था कि पुराना ढांचा चरमरा गया है, नया बना नहीं। तो आज दुनिया उस दोराहे पे खड़ी है कि क्या एक नया ढांचा उभरेगा हम्म। या उसके बनस्पत जो आज से 3 शताब्दी पहले स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स उभरे थे, मतलब नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद राइट। 1648 में आया। फिर उसके बाद 17वीं सदी में कार्डिनल राइखलू ने रेजों दी तेत की संरचना की। भाई हर मुल्क अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, और जब हर मुल्क अपने हिसाब से कार्रवाई करता है तो एक प्राकृतिक संतुलन खुद बन जाता है। और फिर हुगो ग्रोशियस का बैलेंस ऑफ पावर कि यूरोप में जब भी कोई युद्ध हुआ तो ब्रिटानिया जो कमज़ोर देश थे उनकी तरफदारी करता था कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। तो इसलिए क्योंकि कोई नया ढांचा उभरा नहीं है और हर देश आज अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो। अभी जो लड़ाई चल रही है, इसराइल और अमेरिका एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है, और उसका खामियाजा खाड़ी के देशों को भुगतना पड़ रहा है। पर उससे कोई संतुलन बनता दिखता नहीं है। राइट। पर क्या क्योंकि कोई नया ढांचा उभर नहीं रहा है, so these templates of the 17th century, raison d'etre, which was conceptualized by Cardinal Richelieu, or the balance of power, which was conceptualized by Hugo Grotius, first implemented by King William of Orange, हम्म। King William III of England, क्या दुनिया दोबारा से इसकी तरफ जा रही है? ये जो दुविधा है, इस दुविधा को इस किताब ने आ, एक उत्कृष्ट मिश्रण के रूप में उजागर करने की कोशिश की है। राइट। सो क्योंकि आपने बुक में एक और बात मेंशन की है, सिक्स्थ वेव ऑफ डिक्लिनिज्म की आपने बात की है, जो अमेरिका के लिए हम कहते हैं। एंड आज बातें बहुत होती है कि अमेरिका एक पावर है जो कि गिर रहा है। एंड अपने इसको एक जो हिस्टोरिकल, अगर हम देखें हिस्टोरिकल लेंस से देखें, तो ब्रिटिश के साथ में आपने इसे, ब्रिटेन के साथ में आपने इसे कंपेयर किया था। डू यू एक्चुअली थिंक कि अमेरिकन पावर जो थी वो आज की तारीख में गिर रही है? एंड अगर गिर रही है तो आज जो ईरान में हो रहा है वो क्या हो रहा है फिर? देखिए, किताब में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कई बार अमेरिका के डिक्लाइनिज्म की बात हुई है, पर वो डिक्लाइनिज्म हुआ नहीं है। हम्म। हाँ, दुनिया की जो राजनीतिक और भूगोलिक परिस्थिति है, जो सामरिक परिस्थिति है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। और आज भी अगर आप सैनिक क्षमता की बात करें, हम्म। तो जो चीन है, चीन अपनी सैनिक क्षमता के ऊपर, जो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, वो जो अगली 22 एशिया पैसिफिक की इकोनॉमीज है, जितना वो कुल मिला के खर्च करते हैं उतना चीन खर्च करता है। हम्म। और अमेरिका चीन से 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है। तो जो पावर डिफरेंशियल है, वो पावर डिफरेंशियल साफ से दिखाई देता है। और अगर आप फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की भी बात करें, अमेरिका और चीन में बहुत ही तनातनी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर। कहीं अमेरिका आगे है, कहीं चीन आगे है। मैंने उसका एक बार चार्ट इस किताब में राइट। उसका दिया है, उसका वर्णन किया है। पर कुल मिला के देखें तो आज भी अमेरिका आगे है, पर अमेरिका वो जो बोझ था, हम्म। जो 1945 से वो उठा रहा था, उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो
अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, जिनको आजकल सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाता है, पीट हेग्सेथ, अगर आप शैंग्रीला डायलॉग में उनकी स्पीच को अपने संज्ञान में लें, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, तो साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि भाई जो 1945 से लेके अब तक हुआ, जिस तरह से अमेरिका बाकी देशों को सुरक्षा प्रदान करता था, अमेरिका वो सुरक्षा उस लहजे में प्रदान करने के लिए ठीक नहीं है। यही उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पिछले वर्ष कहा था, जो जितने यूरोपियन देशों के नेता इकट्ठे हुए थे। तो कुल मिला के ये नहीं है कि अमेरिका की पावर घट रही है, पर अमेरिका जो उसका एक ग्लोबल रोल था, जो उसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य था, उससे पीछे हटना चाह रहा है। राइट। सो बुक में आपने जियोपॉलिटिकल जलेबी की बात की है, वेर इन यू हैव एक्सप्लेन कि किस तरह से, जैसे हम हमारा दोस्त कहते हैं रशिया, वो चाइना की तरफ जा रहा है, जिसे हम हमारा दुश्मन कहते हैं पाकिस्तान, वो भी चाइना की तरफ जा रहा है, जिसे हम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं अमेरिका, वो पाकिस्तान को कोट करना चाहता है। तो इन ऑल ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया का रोल क्या है? इंडिया किस तरह से इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकता है एंड खुद के लिए एक पाथ तय कर सकता है? देखिए, परिस्थिति गंभीर है, अगर इसको संवेदनशील भी ना कहा जाए। आप अगर एशिया को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आप उत्तरी एशिया से शुरू होके जब दक्षिणी एशिया की ओर जाते हैं, तो पूरे एशिया के शिखर के ऊपर हम्म। 5 परमाणु हथियारों से लैस मुल्क है। उत्तरी कोरिया है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर ईरान एक परमाणु शक्ति बनना चाह रहा था, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। फिर पाकिस्तान है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। और इनके जो आपसी रिश्ते हैं, जिसको आपने जलेबी कहा, वो इस तरह से उनकी एवोल्यूशन हो रही है कि भारत को बहुत ही ध्यान से इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम्म। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाए, तो 1969, 1979, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं पंजाब से आता हूँ, तो पर 1979 में जो इस्लामी देश हैं, उनमें 4 घटनाएं हुई। राइट। सबसे पहला तो जो सोवियत संघ ने आक्रमण किया अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा, जो आतंकियों ने मक्का के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। तीसरा, जो ईरान में क्रांति हुई, जिसके कारण आयतुल्ला खोमेनी ईरान के मुखिया हो गए और शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा। और चौथा, जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क के रूप में तब्दील कर दिया। तो 1969 में जो अफगानिस्तान और के ऊपर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ, उससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत बड़ा सुधार आया। राइट। उससे पहले तो ज़ियाउल हक को अमेरिका में कोई देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनको फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। और चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं। जब उन्होंने उनको 1964 में तशगाम की घाटी पाकिस्तान को दे दी थी, जो भारत का हिस्सा है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत को सौंपा गया था महाराजा हरी सिंह द्वारा, तो पूरा जम्मू कश्मीर सौंपा गया था और उसमें तशगाम वैली भी थी। तो जो एक अलाइनमेंट 1969 में अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि चाइना और सोवियत संघ अपने बहुत 60 के दशक से ही दूर होते जा रहे थे, और अमेरिका और चीन की नज़दीकियां, हेनरी किसिंजर जब 1972 में गए हैं पाकिस्तान के द्वारा
पीकिंग, चाइना। मतलब उसको बीजिंग को पीकिंग कहते थे, तो वो दूरियां घटनी शुरू हो गई थी और नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो अमेरिका और चीन का ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अमेरिका भी आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि असीम मुनीर इज़ माय फेवरेट जनरल, जिस जनरल ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया था। और दूसरी तरफ चीन के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो बड़े जग जाहिर हैं। और रूस भी, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जो क्षति हुई है रूस को, वो भी चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर आप संज्ञान में लें, तो जिसको इसका वर्णन आपने जलेबी के रूप में किया था, वो एक्चुअली शेखर गुप्ता ने शायद अपने एक लेख में लिखा था, जिसका जिक्र मैंने इस किताब में किया है। तो ये जलेबी भारत के लिए मैं खतरनाक तो नहीं कहूँगा, पर ज़रूर चिंता का विषय है। राइट। बट सर, अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है? बिकॉज आपने बुक में नॉन अलाइनमेंट की भी बात की है, मल्टी अलाइनमेंट हम जिसे कहते हैं। बट कुछ दिन पहले मैं भरत कर्नट जी के साथ में बात कर रहा था इसी पॉडकास्ट पे, एंड उन्होंने मुझे कहा था कि दुनिया, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही थी, वो ये थी कि दुनिया को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो है हार्ड पावर की भाषा। बट जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से दुनिया को ये भी कह रहे हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपने बातों पे, कि हम अगर एक साइड ले रहे हैं, एक पक्ष को चुन रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी के साथ रहेंगे। उल्टा हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गुटनिरपेक्षता का जन्म कैसे हुआ। हुँ, 1914 से लेके 1945 तक, पहले और दूसरे महायुद्ध में 100 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। राइट, पता नहीं कितनों को क्षति पहुंची। पूरे विश्व में तबाही हुई, चाहे जापान था, चाहे आपके दक्षिणी पूर्व एशिया था, चाहे भारत में भी नागालैंड में और मणिपुर में लड़ाई हुई, यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया, राइट, अफ्रीका में लड़ाई हुई, अमेरिका के ऊपर आक्रमण जापान ने कर दिया। तो उसके बाद इतनी लड़ाई के बाद और इतने नुकसान के बाद और इतनी क्षति के बाद, अच्छा, परमाणु बम का प्रयोग हुआ, जापान में 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तहस नहस कर दिए गए। तो इतनी बर्बादी के बाद ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना। और अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था कि 1947 में अप्रैल के महीने में हमने गुटनिरपेक्ष, हमने एशियाई एशियाई मुल्कों का एक सम्मेलन बना बुलाया। तो क्योंकि जो लोग जो मुल्क ये अंग्रेज़ी और यूरोपीय साम्राज्यवाद से और कॉलोनियलिज्म से अपने आप को मुक्त कर रहे थे, उन बेड़ियों को उठा के फेंक रहे थे, वो ये ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कॉलोनियलिज्म ने और साम्राज्यवाद ने उनके मुल्कों को तबाह किया था, वो एक जीती जागती हकीकत उन्होंने जी थी। और उससे जन्म हुआ था गुटनिरपेक्षता का। और जैसे जैसे 50 के 60 के दशक में ये तनाव बढ़ता रहा ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक के बीच, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत महासंघ था, तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि दोनों चाह रहे थे कि आप हमारे खेमे में शामिल हो, नहीं तो हम आपकी चूड़ी कसेंगे। हुँ, और उससे जन्म हुआ था सेल्फ रिलायंस का। राइट, 1966-67 में जब भारत में खाद्यान्न की एक कमी आई और वी वर लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ, हुँ, तो ये हुआ कि हमको आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस कृषि के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में बढ़ानी चाहिए। तो ये एक सामरिक कंटिन्यूम्स है भाई। गुट निरपेक्षता को आज आप मल्टी अलाइनमेंट कह लीजिए, आप सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भरता कह लीजिए, पर हैं दोनों एक ही चीज। हुँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो इसलिए भारत जैसे मुल्कों के लिए और जो बाकी मिडिल पावर्स हैं, ये जो बहुत ही एक उग्र रूप दुनिया के कुछ मुल्कों ने आज दर्शाना शुरू कर दिया है। अगर उनको अपनी जो स्वायत्ता है, जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको बरकरार रखना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी अपने आप को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके पिछलग्गू ही बन के रह जाएँगे। और एक मुल्क जिसकी 5000 साल की संस्कृति है, किसी का पिछलग्गू बने, वो ना ही हमारा इतिहास, ना ही हमारी परंपराएँ, ना ही हमारा आत्मसम्मान उस चीज़ की इजाज़त देता है। जहाँ तक हार्ड पावर का सवाल है, अमेरिका और इज़राइल ने बहुत हार्ड पावर का इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर। बहुत लोगों को क्षति भी पहुंची है, पर ईरान क्योंकि भारत की तरह एक सिविलाइजेशनल पावर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान जो खाड़ी के देशों में और बाकी ग्रेटर मिडल ईस्ट में करता रहा है वो कोई अच्छी चीज़ है, पर आप अगर कोई बड़ा देश भी हो, क्योंकि जो लड़ाई के तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं, देयर बीन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन मिलिट्री हुँ, अफेयर्स, तो इसलिए आज जो कमजोर देश भी है वो एक मजबूत देश के सामने खड़ा हो सकता है। और इसीलिए ये ज़रूरी है, जो मैंने इस किताब में जिक्र किया है, कि मिडिल पावर्स को इकट्ठे होके एक वॉइस ऑफ सैनिटी इस दुनिया में के रूप में उभरना चाहिए। और आप चाहे संयुक्त राष्ट्र महासंघ को कितना मर्जी दोष दे लो, पर अगर आप कल्पना करिए कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ना हो, जब लीग ऑफ नेशंस का कलेप्स हुआ था 1930 में, तो दूसरी महायुद्ध हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनको दोबारा से पुनर्जीवित करने की और इनका पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। राइट। बट सर आप जो ये बात कह रहे हैं कि मिडिल पावर्स को एक वॉइस ऑफ सैनिटी बनने की ज़रूरत है, बट इन द सेम कन्वर्सेशन हमने बात की कि दुनिया इस वक़्त एक रिग्रेसिव पाथ पे चली है। तो जब हम पूरी दुनिया कलेक्टिवली उस रिग्रेसिव पाथ पे जा रही है वेयर ईच नेशन इज़ फॉर इटसेल्फ एंड लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, वहाँ पे वॉइस ऑफ सैनिटी की जगह है? सारे नहीं जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका जा रहा है, रूस जा रहा है, चीन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के साम्यवाद का जो राजनीतिक दल है, उसके महासचिव बनने के बाद उन्होंने भी एक बहुत ही उग्र रूप अख्तियार किया है। पर अगर आप दुनिया के बाकी मुल्कों को देखो, हुँ, तो दुनिया के बाकी मुल्क इससे कुछ ज़्यादा ना तो खुश हैं, ना तो संतुष्ट हैं। आपने माइक कार्नी की जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्पीच सुनी होगी। हुँ, यूरोप जिस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके बनस्बत अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जो दक्षिण पूर्व एशिया है, उसमें भी चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, आपके इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी आपस में अपनी जो सुरक्षा है, रक्षा और सुरक्षा है, उसको और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मिडिल पावर्स हैं, वो मिडिल पावर्स, ये जो 2-3 हाइपर पावर्स हैं, उनकी अगर मैं कहूँ कि दादागिरी से कोई खुश नहीं है। अब जब रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2022 में, तो ऐसा लगता था कि रशिया 1 हफ्ते में यूक्रेन ले लेगा। वो तो कीव तक पहुँच गए थे, और आज 4 साल हो गए उस युद्ध को। ऑलमोस्ट 10 लाख रूसी सैनिक और बाकी लोग क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन में बहुत लोग क्षतिग्रस्त हो गए, पर यूक्रेन ने रूस को आगे नहीं बढ़ने दिया। राइट। और रूस के मुकाबले यूक्रेन एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क था सामरिक तौर के ऊपर, पर जिस तरह से उन्होंने इनोवेट किया है, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में
वो दुनिया का सबसे अग्रसर देश होके उभरा है। तो इसलिए ये कहना कि क्योंकि कुछ ताकतें उग्र हो रही हैं और अग्रसर हो रही हैं और वो अपने तरह से दुनिया को चलाना चाहती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है दैट यू नीड टू रोल ओवर एंड प्ले डेड। जो बाकी लोग हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है, जो दुनिया में शांति चाहते हैं, जो मानवता की तरक्की चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, उन सबको संगठित करके, एकजुट करके, एकत्रित करके, इकट्ठे चलाने की ज़रूरत है। बट सर फिर भी पॉइंट तो वही रह जाता है ना, क्योंकि ये जो आपने कुछ हाइपर पावर्स की बात की, ये तो अड़े हैं अपनी हार्ड पावर दिखाने के पीछे। पर हार्ड पावर दिखा के वो कितने सफल हो पा रहे हैं? सो दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। देखिए, मैंने रूस का उदाहरण दिया। फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हो गई राइट। हुई, आज जून 2026 हो गया। रशिया ने जितनी ज़मीन यूक्रेन की ली थी, उसमें से काफ़ी ज़मीन यूक्रेन ने वापस ले ली राइट। है। उसके अलावा अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के ऊपर आक्रमण किया। आज मेरे ख़्याल 102 या 103वां दिन है उस लड़ाई का। पर ईरान को क्षति ज़रूर पहुंचाई है, पर ईरान के ऊपर वो कब्जा कर पाए या उसकी नहीं। सरकार को बदल पाए, वो नहीं हुआ है। चीन ने भी बहुत ही एक उग्र तरीके से आपके दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रति एक बहुत ही बिलिजरेंट और बहुत ही उग्र रूप दिखाया है। पर क्या वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फोर्स से चेंज कर पाए? नहीं। तो इसलिए दे आर लिमिटेशंस ऑफ हार्ड पावर in today's world because asymmetric warfare makes it possible for smaller or weaker powers, I'm talking about militarily smaller or weaker powers, are able to resist these so-called hyperpowers. सर बट जो बात हम नॉन अलाइनमेंट की भी कर रहे थे और भारत के फॉरेन पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे थे, तो एक जो भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है, वो रही है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी। बट हमारे किसी नेबर की तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी नहीं है। तो व्हाई डू वी टॉक अबाउट नेबरहुड फर्स्ट? देखिए, ये सवाल मैंने विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा था। मेरे ख्याल इस किताब के दूसरे अध्याय में उसका विस्तृत तौर पे मैंने वर्णन किया है और जयशंकर जी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप राजनीति से प्रेरित होकर देश की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं। पर मैं ना ही राजनीति से प्रेरित होकर वो सवाल पूछा था और ना ही कोई मैं विदेश नीति की आलोचना कर रहा था। वैसे किसी भी नीति की आलोचना करना कोई गलत नहीं है, ऑफ कोर्स। क्योंकि लोकराज में, लोकतंत्र में लोकतंत्र की बुनियाद ही ये है कि नीतियों के ऊपर विचार विमर्श, आलोचना और रचनात्मक बहस होती रहनी चाहिए। पर ये इस चीज़ के ऊपर भारत को बहुत ही आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि हम पड़ोसी पहल की बात करते हैं, पर कोई भी पड़ोसी भारत को पहले रखने की बात नहीं करता। और ये क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण ये है कि चीन का जो हस्तक्षेप है भारत के एमिनेंट डोमेन में, जिसको हम अपना मोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसमें बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपने देखा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में चीन की काफ़ी दखल-अंदाज़ी है। हम्बनटोटा में उन्होंने एक बंदरगाह बनाई हुँ। है। इसी तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर की बंदरगाह है। मालदीव्स में भी जब पिछली सरकार थी, तो उन्होंने काफ़ी दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश की थी। वही हाल नेपाल में भी था। भूटान के साथ उनकी सरहद को लेके बातचीत चल रही है। तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है कि आज कोई भी भारत का पड़ोसी, चाहे उसमें म्यांमार ही क्यों ना हो, हुँ। कोई इंडिया फर्स्ट की बात नहीं करता। और अगर दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा मुल्क है और अगर दक्षिण एशिया में हमको अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से
और बहुत ही एक निष्पक्षता से हमको एक आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इसमें हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। सर बट आई थिंक चाइना वांट्स कि एशिया जो है ये एक यूनिपोलर पावर बन के रहे एंड यहाँ पे चाइना ही सिर्फ एक पावरफुल नेशन एट द एंड ऑफ द डे रही। एंड कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना को वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर गिफ्ट करेंगे जो कि इंडिया का पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट है इंडिया का। सो डू यू थिंक कि जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज हमारा बांग्लादेश में था या हमारे नेबरहुड में था ओवरऑल, वो हम ओवर टाइम लूज करते जा रहे हैं? मेरे को ये नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस ने ये कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो चीन को गिफ्ट कर देंगे। उसने ये कहा था कि जो भारत के उत्तर पूर्वीय राज्य हैं उनका जो समुद्री मार्ग है वो बांग्लादेश से होके बे ऑफ निकलता बंगाल है। के लिए, यस। वो कुछ इस तरह का बयान हम्म। दिया था। ये नहीं उन्होंने कहा था कि भाई वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को चीन को सौंप देंगे। पर जो जो चिंता की बात है वो ये है कि देखिए चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही व्यापक तरीके से बढ़ाया है और ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस के बाद 1995 से लेकर 2015 तक उनकी जो रक्षा के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर मतलब आपके डिफेंस के ऊपर जो उनकी स्पेंडिंग थी वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में थी, 12 से 15% थी और 2015 के बाद भी 7.2% से हर साल बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि चीन अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, और मैं आंतरिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट है उसकी बात कर रहा हूँ। वो अगले 22 जो एशिया पैसिफिक के मुल्क हैं वो जितना इकट्ठे होकर सामूहिक तौर पे खर्चते हैं उतना ही वो अकेला चीन खर्चता है। तो इसलिए जब इतना आप पैसा खर्च रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो आपकी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा विकराल हो जाती है, वो और ज़्यादा वो एस्पिरेशन जाग जाती, वो आशाएं और आकांक्षाएं वलवले लेने शुरू करती हैं। तो इसलिए ये सब भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और मुझे नहीं लगता कि भारत की संसद में या जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं उस पे बहुत साफ तौर पे और बहुत खुले मन से इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है। और अगर चर्चा नहीं होगी तो हम अपने वो एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों के ऊपर एक मल्टी पार्टीजन कंसेंसस होना चाहिए, वो मल्टी पार्टीजन कंसेंसस नहीं जनरेट कर पाएंगे। राइट। बट सर इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जब हम इंडिया और चाइना को देखें, जो हमारा डेफिनेशन ऑफ इंडिया है वो एक मिडिल पावर का डेफिनेशन है और चाइना एक ग्रेट पावर है। तो एक मिडिल पावर एक ग्रेट पावर से टक्कर ले तो कैसे ले एंड कैसे डिफेंड करे उसके अगेंस्ट? देखिए, ना तो इंडिया क्या कहते हैं मिडिल पावर है और ना ही चीन ग्रेट पावर है। हाँ, भारत क्या कहते हैं एक लो मिडिल इनकम कंट्री है और चीन एक हाई मिडिल इनकम कंट्री है। फर्क इतना ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर अब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, जीनोमिक्स हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया और बाकी जो 6G है, 3D टेक्नोलॉजी है, इसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इन सब जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ है जो चौथी औद्योगिक क्रांति का बिल्कुल बुनियाद मानी जाती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीनी 7 फीट ऊंचे हैं और हमको उनसे कोई डरने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि एक लंबे समय तक जिस तरह से हमने एक आम सहमति भारत की आर्थिक नीति को लेकर 1991 में बनाई थी, जो 2026 तक चाहे सरकारें बदलती रहीं वो एक आम सहमति आज भी बरकरार है। उसी तरह से हमको भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर एक आम सहमति बनाने की ज़रूरत है जिससे कि जो डायरेक्शन है, क्योंकि कैपेसिटी एक साल में नहीं बनती है कैपेसिटी बनने में समय लगता है। राइट।
और सरकारें लोकतंत्र में या लोक राज में आती जाती रहती हैं, तो उसका किस तरह से एक व्यापक विस्तार हो सके, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम्म। सर, आपको लगता है कि हमारी लाइफ टाइम्स में ये जो हमारा एक चीन के साथ में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है, ये हम कम होते देख पाएंगे? हम चीन के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन वापस से एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जो हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप थे उस तरह से कुछ? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हमारे कोई सांस्कृतिक रिश्ते चाइना चीन के साथ नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे। ठीक है, चीन से कुछ कुछ पिलग्रिम्स आए, भारत से कुछ लोग वहाँ गए, भारत से जो बौद्ध धर्म है वो दक्षिण पूर्व एशिया में गया, उसका असर चीन पे भी पड़ा, तो वहाँ तक तो सही है। पर चीन एक मिडिल किंगडम होने की वजह से उसका एक अपना स्वरूप और एक प्रारूप था। और भारत क्योंकि 1000 सदी से लेके 1707 सदी तक ऑलमोस्ट 200 बार भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका जो स्वरूप था वो एक दूसरी तरह से उभरा। पर बुनियादी बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत दुनिया में पहला ऐसा देश था जहां पे अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए आपने आज़ादी प्राप्त की। चीन जब 1939 में, 49 को जो भी कहते हैं, 49 कहते हैं शायद, तो 1949 में जब एक कम्युनिस्ट एक साम्यवादी मुल्क के तौर पे उसकी संरचना हुई, तो वो एक सिविल वॉर के माध्यम से, फिर जो सिविल वॉर लड़ रहे थे आपस में, वो इकट्ठे होके जापानियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। फिर जापानियों को जब उन्होंने हराया, फिर दोबारा उन्होंने आपस में गृह युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। जो हार गए वो ताइवान चले गए, ताइवान को फॉर्मोसा कहते थे। हम्म। सो इंडिया एंड चाइना अराइव्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनीज in 1947 and 49 from two absolutely different trajectories. हम्म। और इसीलिए ये जो दोनों मुल्क हैं, ये अपने आप को एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाए। अब अगर आप चीन को एक परिप्रेक्ष्य में देखो, चीन के लगभग 24 जो उसकी सरहदें हैं, उसको लेकर झगड़े थे बाकी मुल्कों के साथ। 17 जो टेरिटोरियल थे, 6 जो समुद्री सरहद है उसमें थे। अब भारत और भूटान को छोड़कर उन्होंने अपने सारे झगड़े बाकी मुल्कों के साथ निपटा लिए हैं। हम्म। और जो उनका क्लेम था, उस क्लेम से कहीं कम के ऊपर चीन ने उन झगड़ों को सुलझाया है। तो जब चीन वो सारे झगड़े सुलझा सकता था, तो जो भारत के साथ उसका एलएसी को लेकर जो विवाद है, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो और चाहे यहाँ पे जो लद्दाख में और मिडिल सेक्टर में जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका अगर आप जिक्र करें, तो चीन ने उसको सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि जो आप पहले कह रहे थे कि जो एशियन पावर डायनामिक है, वो एशियन पावर डायनामिक 5 मुल्कों के बीच में है। उसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस और जापान। हम्म। दिस इज द वाज द ब्रॉडर एशियन पावर डायनामिक। अब चीन को ये लगता है कि एशिया में अगर कोई ऐसी ताकत है जो उनको चुनौती दे सकती है, तो वो भारत है। राइट। तो वो भारत को अंडर प्रेशर रखते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया हुआ है, दूसरी तरफ से जो सरहद के झगड़े हैं उसको वो सुलझाना नहीं चाहते हैं। अगर आप उन लोगों से बात करो जो 2005 से लेकर 2003 से लेकर 5 तक जब सरहद के ऊपर बातचीत चल रही थी एसआर प्रोसेस में, तो आप बताएं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो जिन चीज़ों के ऊपर एक आम सहमति बनी थी, हम्म। चीन उससे भी पीछे हट गया था। तो इसलिए ये एक भारत के लिए सदा चुनौती रहेगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक तरफ तो हमारा तनाव है। हम्म। 4 साल हमारी जो फौजें थी वो एक दूसरे को
देखती रहीं नियंत्रण रेखा के इस पार और उस पार, और दूसरी तरफ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो बढ़ता रहा। पिछले साल ही 116 बिलियन डॉलर था। पर अगर आप इसको 20 साल के परिप्रेक्ष्य में देखो तो ये लगभग 2-2.5 हजार बिलियन डॉलर बन जाता है। तो एक तरीके से जो चीन का आक्रमण था हमारे ऊपर, क्योंकि वो तो कोविड के समय जब कोई ऐसी वजह भी नहीं थी कि उन्होंने भारत की सरहद में घुसपैठ की, तो हम तो एक तरह से जो चीन का आक्रमण है हमारे ऊपर उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। राइट। और इसलिए ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति है और इसके ऊपर एक व्यापक आम सहमति बनाने की जरूरत है कि ये जो पावर डिफरेंशियल है इंडिया और चीन और भारत के बीच, इसको कैसे कम किया जाए। राइट। एंड सर, जो हमारा एक और नेबर है, वेस्टर्न नेबर, जिसके साथ में हमारी दुश्मनी 47 से ही चलते आ रही है, यहाँ पे जो एक मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसका मेंशन आपने बुक में भी किया है, इससे भारत डील कैसे करे? क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, हर कुछ साल में हम एक टेरर अटैक देखते हैं जिसमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे देश को, हम हमारे देशवासियों को खोते हैं उसमें, एंड फिर हम रिटेलिएट करते हैं, बट ये देश वो बाज ही नहीं आता। एंड यू बीइंग इन पंजाब, आपने बहुत क्लोजली इस पूरे चीज़ को देखा है, महसूस किया है। हाउ डू वी एग्जैक्टली डील विद पाकिस्तान? 1971 में जब हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में तब्दील किया और जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक और राजनीतिक मैप था, उसको दोबारा से चिन्हित किया था और पाकिस्तान के 91,000 अफसर और सैनिकों को बंदी बना लिया था। उसके बाद 24 जनवरी 1972 को मुल्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और उसमें उन्होंने 2 फैसले लिए कि एक, अगर हमको घास भी खाना पड़े तो हम परमाणु बम किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद केन केन प्रकार से हम उसका अख्तियार करेंगे, और दूसरा कि हम भारत को प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। वो आ, वो वो प्रक्रिया 1978-79 में उन्होंने पंजाब में शुरू की। 95 तक वो पंजाब में आतंकवाद की लहर चली। 90 में उन्होंने उसको जम्मू कश्मीर में अपस्केल कर दिया। 2001 आते आते उसको उसका फैलाव पूरे भारत में करने की उन्होंने कोशिश की। जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, IC 814 का अपहरण हुआ, भारत की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, और उसके बाद मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए 2005 में, 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ। तो ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अपने डीएनए में इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है कि हम एक ना एक दिन बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे निजात भारत को जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी, और ये तो समय समय पर इनकी तरफ से इस तरह की घिनौनी कार्रवाई होती रहेगी। हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी हैव टू मो द ग्रास पीरियोडिकली, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान अयूब खान से लेकर अब असीम मुनीर तक एक ऐसा मुल्क है जहां एक मुल्क के पास फौज नहीं है पर एक फौज के पास मुल्क मुल्क है। It's not a country which has a military. It is a military which has a country. और वो वो जो फौज है उसकी एक बहुत ही जिसको कहें, इट हैज़ अ वेरी परवर्स माइंडसेट। बहुत ही एक अजीब सी और मानसिक प्रवृत्ति है, और इसलिए जब तक वो मानसिक प्रवृत्ति रहेगी, और वो मानसिक प्रवृत्ति वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उसको प्रवर्तित करते रहते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते रहते हैं, तो
पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी मानसिकता नहीं बदलने वाली. इट हैज़ अ वेरी perverted mindset when it comes to India. तो ये तो एक ऐसी समस्या है जिसका मुझे कोई समाधान नहीं लगता. अ, हमने सब कुछ करके देख लिया. हमने बातचीत भी कर ली, हमने बैक चैनल भी कर लिया, हमने ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 भी कर लिया, अमन की आशाएं भी कर ली, अपना सर्जिकल स्ट्राइक भी कर ली, बालाकोट की जवाबी कार्रवाई भी कर ली. पिछले साल जब बैसरान में निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, उनके कपड़े उतार के, और उसके बाद जो हम लोगों ने कार्रवाई की जो ज़रूरी भी थी, हमने सब कुछ करके देख लिया है. तो अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू द सेम थिंग. You have to keep on periodically mowing the grass. That is the only way to deal with Pakistan. So technically, this is a permanent enemy that India will always have. It's a permanent irritant that India will always have. आपकी बुक से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो ये थी कि पाकिस्तान ने ऑन 4 डिफरेंट ओकेजन्स कश्मीर प्लेबिसाइट के लिए मना किया है. आप इसके बारे में बता सकते हैं? बिकॉज आई नेवर न्यू कि 4 ओकेजन्स पे ये उसके पास ऑप्शंस थे जहां उसने मना किया है. देखिए, वो कभी ये राजकुमारी चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि राजकुमारी अगर होगी तो वो भारत के पक्ष में जाएगी. तो जैसा कि मैंने किताब में जिक्र किया है कि 4 ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पर साफ तौर पे पाकिस्तान हमको दोष देता है कि हमने वहाँ पे राजकुमारी नहीं होने दी, पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान कभी राजकुमारी के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर राजकुमारी होएगी, अगर प्लेबिसाइट होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, तो वो उनके खिलाफ जाएगा. राइट. सो पाकिस्तान से हम कुछ भी कर ले, ये इसी चीज़ पे आता जाएगा कि टेररिज्म वो करता जाएगा. देखिए, बिकॉज जब आपने एक चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज कर ली है राइट. कि भाई हमको बांग्लादेश का बदला लेना है, और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह के अत्याचार बांग्लादेश में किए थे, वो पूरी तरह से एक जेनोसाइड था, और वो पूरी तरह से उजागर हुए भी नहीं. और मुझे तो कभी-कभी इस बात पे हैरत होती है कि जिस तरह की घिनौने अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान की फ़ौज ने किए थे, बांग्लादेश कभी उसको कैसे भूल जाता है और पाकिस्तान से कैसे मित्रता करनी शुरू करता है. पर उसका जो खामियाज़ा है वो 1978-69 से भारत भी भुगत रहा है, क्योंकि वो जो बदले की भावना है, जो द्वेष की भावना है कि हम लोग प्रतिशोध लेंगे, तो उससे पाकिस्तान की जो फौज है वो उभरना नहीं चाहती, और इसीलिए ये जितनी आतंकी तंजीमें हैं उनको उन्होंने तैयार किया है, उनके ऊपर अमली जामा पहनाया है. सो जब तक पाकिस्तान की फौज इतनी कमज़ोर नहीं हो जाती कि पाकिस्तान के जो लोकतांत्रिक हुक्मरान हैं वो उस फौज के ऊपर नियंत्रण नहीं पाते, और उनकी जो प्रवृत्ति है वो भारत की तरफ रचनात्मक नहीं होती, तब तक इसका हल नहीं होगा. और वो मुझको होता नहीं दिखता है, क्योंकि जो हाल इमरान खान का पाकिस्तान की फौज ने किया है, या उससे पहले नवाज शरीफ का किया था, या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का किया था, या उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया था, और मैं इतिहास में 1947 तक जा सकता हूँ कि ये फौज के जो प्रॉक्सी हैं वो ही राजनेता बनते हैं पाकिस्तान में. दिस इज जस्ट द आइसिंग on a very, very bitter, noxious, toxic and poisonous cake. राइट.
सर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को बताएं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत से पूरी दुनिया भर में जाता है, जिसका पार्ट आप भी रहते हैं। आपका जो डेलीगेशन था, आई थिंक वो कतार गया था, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट। टेल मी टू थिंग्स कि इन सब कंट्रीज में क्यों जाना जरूरी था, ये डेलीगेशन इंपॉर्टेंट क्यों था, एंड वहां जाके क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, शायद जो देशों का चयन किया गया था वो इस आधार पे किया गया था कि कुछ देश तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य थे और कुछ जो आने वाले वर्ष हैं उनमें सदस्य बनने वाले थे। हम्म। तो इसका मुख्य मकसद ये था कि उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी जो सरकार है, उनकी जो संसद है, उनके जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसकी जो सिविल सोसाइटी है, उनको जाके बताना कि किस तरह से 1969 से लेके लगातार और निरंतर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है। और जब तक ये जो स्टेट स्पॉन्सरशिप है टेरर की, इसके ऊपर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति नहीं तैयार होती, इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं बनती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म तो संयुक्त राष्ट्र में 1994 से रुका हुआ है, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा क्या है उसके ऊपर आम राय नहीं बन पा रही। पर ये जो देश आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, जो ऐसे सेमी स्टेट एक्टर्स को भेजते हैं निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए, अगर ऐसे देशों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो इससे पूरे विश्व की जो सुरक्षा है उसको खतरा पैदा होगा। ये मुख्य संदेश देने के लिए ये जो सारे प्रतिनिधिमंडल थे ये सब देशों में गए थे। राइट। सर कोई एक छोटा सा, आप अगर वहां पे कुछ जो हुआ था इंसिडेंट जो आपको याद हो, अगर वो बता सके। देखिए, वो क्योंकि ये सारी बायलैटरल बातें थी तो उसको बताना ठीक नहीं रहेगा, पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी तरफ से हम लोगों ने पूरे दिलो जान से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ भारत के हित को सर्वोच्च रखते हुए जो भारत की बात है वो इन सब देशों को हम कह के आए। राइट। और हमारे जो, अगर आप श्रोता कह लो या इंटरलॉक्यूटर्स कह लो, उन्होंने भी इन बातों को बहुत संजीदा तरीके से, संवेदनशील तरीके से और गंभीरता से सुना। राइट। सर थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। ऑफ कोर्स जैसे मैं कह रहा था कि मेरे पास हज़ार और सवाल है, बट किसी और दिन मैं आपसे डेफिनेटली उसके लिए एक सेकंड पॉडकास्ट हम करेंगे। बट अभी भी जो हमने कॉन्वर्जेशन किया है, दिस वाज अ वेरी इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्जेशन, एंड जितनी भी बुक्स आपने आज तक लिखी है, दोज आर सो वेल रिसर्च एंड फुल ऑफ नॉलेज। एंड मैं सभी लोगों से ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ रीड सर्स बुक्स एंड डेफिनेटली चेक आउट दिस वन एज वेल, क्योंकि इसमें आपको जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। सो सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने समय निकाला।